जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्याय 1 जो दिया है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसको पूरा जो है एक ही वीडियो में खत्म करने वाले हैं। यह वीडियो जो है वन शॉट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। फुल कॉन्सेप्ट के साथ, सबसे आसान परिभाषा के साथ इस पूरा चैप्टर को आज हम खत्म करने वाले हैं। तो वीडियो काफी कमाल का होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले तो सबसे पहला जो है इसका जो है टॉपिक है, कह रहा रासायनिक अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। तो आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि रासायनिक अभिक्रिया या फिर केमिकल रिएक्शन किसे कहा जाता है। तो किस तरह से जो आप बनाएंगे, देखिए इसका परिभाषा समझिए। कह रहा ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए पहले जो आसान भाषा में समझिए, कह रहा ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जो है एक प्रकार का परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन है जिसमें जो है नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। जिसमें क्या होता है, नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। क्लियर है? तो समझ में आ गया आपको रासायनिक अभिक्रिया। अब इसका उदाहरण के साथ हम लोग आगे समझेंगे। चलिए इसके बाद जो है, अब देखिए अभिकारक का इसमें उपयोग होता है। इसके बाद आपको पढ़ना है कि अभिकारक आपसे पूछा जाता है। इस चैप्टर का अगला टॉपिक है अभिकारक। अभिकारक को इंग्लिश में बोला जाता है रिएक्टेंट। क्लियर है? अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो रिएक्टेंट बोला जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अभिकारक या रिएक्टेंट क्या होता है, तो आपको बताना है ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। कहने का मतलब हुआ ऐसा पदार्थ जो है रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसमें हिस्सा लेता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो अभिकारक बोलते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसके आगे जो है उत्पाद यानी प्रोडक्ट के बारे में। चलिए देखिए यहां जो है अब आपको जो है पढ़ना है उत्पाद यानी प्रोडक्ट किसे कहेंगे। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें क्या बोलते हैं? हम लोग उत्पाद बोलते हैं। सभी को हम उदाहरण के साथ समझेंगे। पहले सभी को जो है परिभाषा आप समझ लीजिए। समझ में आ गया? अब इसके बाद देखिए उदाहरण समझिए। देखिए इसका जो है आपको जो है एनसीईआरटी बुक में ये सभी उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण की बात करें तो भोजन का पाचन, ये जो है क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरह श्वसन क्या है? ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह मैग्नीशियम फीते का जलना और दही का बनना, ये सभी क्या है? ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक जरूर करिए। अब यह उदाहरण से आप समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर होता क्या है। देखिए सभी को हम समझने वाले इस वीडियो में। देखिए ये जो है Zn प्लस H2SO4 और ये तीर का साइन है, यहाँ है ZnSO4 प्लस H2। इसका क्या मतलब हुआ? हमने क्या बताया है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा है दो या दो से अधिक जो है अभिकारक मिलके एक नए जो है दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका ये दूसरा परिभाषा है। तो यहां से देखिएगा तो तीर के बाईं साइड जो जितने भी ये सभी दिए गए हैं, देखिए ये तीर है, इसके बाईं साइड ये पूरा, इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। ये क्या हुआ? तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, तो रासायनिक अभिक्रिया में Zn और H2SO4 दोनों भाग लिया, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया? अभिकारक हो गया। अब देखिए प्रोडक्ट का क्या परिभाषा था उत्पाद का, कि ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण जो है रासायनिक अभिक्रिया में होता है, जिसका निर्माण होता है। तो ये दोनों अभिकारक मिलके जो है ये ZnSO4 प्लस H2 बनाया। इसका मतलब ये जो है निर्माण इसका हुआ, ये नए पदार्थ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये अभिकारक नहीं, ये उत्पाद हो जाएगा। क्लियर है? प्रोडक्ट हो जाएगा। इसे हम लोग जो है LHS ये होता है और ये जो है RHS हुआ, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक। और ये जो है दाईं साइड तीर के क्या हो जाएगा? ये उत्पाद हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? सभी एग्जांपल से आप समझ चुके। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए पर बच्चों अब जो है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं है, इसका हम लोग जो है जांच कैसे करेंगे, वही हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। कि रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण मतलब परीक्षण मतलब जांच या टेस्ट, मतलब कौन जो है रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है। इसके कुछ पैरामीटर होते हैं पर बच्चों, इसके 4 पॉइंट है। पहला है अवस्था में परिवर्तन। इसका मतलब हुआ अगर वह अभिक्रिया में अगर दिख रहा है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब वह जो है वह रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। दूसरा है रंग में परिवर्तन। इसका मतलब अगर रंग में भी जो अगर परिवर्तन हो रहा है तो वह भी जो है रासायनिक अभिक्रिया है।
तीसरा है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन मतलब अगर तापमान मतलब टेम्परेचर में भी अगर परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब है रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। और चौथा है गैस का उत्सर्जन। इसका मतलब है अगर गैस का भी उत्सर्जन हो रहा है तो इसका मतलब है रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ये रासायनिक अभिक्रिया के टेस्ट हैं, प्रेक्षण है। क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक। अब चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए बच्चों, इसके बाद जो है रासायनिक परिवर्तन को जो है प्रदर्शित करना, मतलब क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन को जो है दिखाना है। अब कैसे दिखाएंगे तो इसका दो तरीका है, एक है शब्द समीकरण, दूसरा है रासायनिक समीकरण। तो शब्द समीकरण को हम लोग समझते हैं सबसे पहले। देखिए प्यारे बच्चों, यहां जो है शब्द समीकरण में जो देखिए क्या लिखा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तीर का साइन है, मतलब जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों अभिकारक, ये दोनों मिलके क्या बनाया है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए समझिए, यहां जो है LHS, ये तीर के बाईं साइड जो ये कंप्लीट पूरा LHS है और तीर के दाईं साइड ये पूरा RHS है। क्लियर है, देखिए इसका उदाहरण है, ये शब्द समीकरण का उदाहरण है। अब देखिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाईं साइड, तीर के बाईं साइड अभिकारक बोलते हैं और तीर के दाईं साइड वाला को हम लोग उत्पाद बोलते हैं, यानी प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में आ गया, ये शब्द समीकरण है, आपको शब्द समीकरण इसी तरह से लिखना है। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां जो है रासायनिक समीकरण दिया है। रासायनिक समीकरण में क्या होता है, किसी भी तत्व का जो है प्रतीक लिखा जाता है। क्लियर है, जैसे यहाँ जिंक का हम लोग Zn लिख देंगे और ये H2SO4 है, ये तीर का साइन है, यहाँ ये जो है ये दोनों मिल के जो है अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, ZnSO4 प्लस H2। अब देखिए ये क्या है, ये रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण में मेनली क्या होता है, आपको तत्व का जो है प्रतीक से डिनोट किया जाता है, वही आपको लिखा जाता है। ये भी LHS क्या हो जाएगा, ये अभिकारक हो जाएगा और RHS में ये उत्पाद हो जाएगा। सेम ही बात है, वहां हिंदी में हमने लिख दिया और यहाँ जो है प्रतीक मतलब प्रतीक से डिनोट करके यहाँ हमने बता दिया, ये रासायनिक समीकरण हो जाएगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे, अगर रासायनिक समीकरण का टर्म आया तो आखिर रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ समझिए, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ जो है रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक अभिक्रिया जो है किसके द्वारा निरूपित की जाती है, तो रासायनिक समीकरण द्वारा। क्लियर है, रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या देखिए यही हमने बताया है, रासायनिक समीकरण में क्या होता है, तत्व के प्रतीक को जो है लिखा जाता है, या फिर अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। भौतिक अवस्था कहने का मतलब हुआ कि वह ठोस अवस्था में है कि गैसीय अवस्था में है या फिर जलीय अवस्था में है, ये सभी जो है उसके साथ लिखा जाता है, उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गया, इसको हम लोग उदाहरण से आगे भी समझेंगे। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में कुछ आवश्यक जो है परिस्थितियां होती है, जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। सभी को हम लोग उदाहरण के साथ आगे समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में जो है आवश्यक परिस्थितियां क्या होता है, उसको जो है तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। यहां आप देखिएगा, यहाँ तीर का साइन दिए हैं, तो यहां अगर लिखना हो तो ताप, दाब या इस तरह से कुछ भी तो तीर के ऊपर या नीचे लिखेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए आगे जो है रासायनिक अभिक्रिया को सबसे इंपॉर्टेंट है कि संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करेंगे, तो इसका जो है पूरा चरणबद्ध तरीका मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है, अब देखिए यहां जो है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है, तो इसमें जो है मेन टॉपिक होता है, क्यों संतुलित हम लोग करते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना जरूरी है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही क्या होता है, विनाश होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो आखिर क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है, परिवर्तन होता है, स्थानांतरण होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए यहां जो है रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक एवं उसके पश्चात यानी उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यही इसीलिए जो है समान परमाणु होने के लिए, प्रत्येक तत्व का परमाणुओं की संख्या समान होने के लिए ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आगे हम लोग जो है संतुलित करने के लिए कौन मेथड अपनाएंगे, तो हम लोग अपनाएंगे चरणबद्ध संतुलित तरीका यानी हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर है, अब समझिए यहां देखिए क्या होता है, इसमें चरणबद्ध तरीका से मैं आपको बताऊंगा, चरण 1, चरण 2, चरण 3 इस तरह से। तो चरण 1 में क्या करना है कि रासायनिक समीकरण को लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए।
जिस तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ मान लीजिए Fe प्लस H2O तीर का साइन है Fe3O4 प्लस H2। मान लीजिए इस सभी का जो है हम लोग क्या करेंगे, संतुलित हम लोग करना चाहते हैं इस रासायनिक अभिक्रिया को। तो सबसे पहले सभी को जो है बॉक्स में हम लोग इस तरह से बना लेंगे। क्या करेंगे, पहला चरण कह रहा है कि रासायनिक समीकरण लिखेंगे, उसके बाद प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेना है। क्लियर है। दूसरा चरण कह रहा है, अब देखिए यहां एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां नोट में लिख लीजिएगा कि संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करने हैं। इसका मतलब है कि Fe जो लिखा है, अब Fe2 इस तरह से अपने मन से इसमें नहीं लिख देंगे, इसके पीछे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ Fe2 3 इस तरह से नहीं, इसको H2O है तो H3O इस तरह से कुछ भी हम चेंज नहीं करेंगे। जना Fe3O4 है तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, माने Fe4 नहीं लिख सकते, O3 नहीं लिख सकते हैं। इस तरह से H2 है तो H3H4 इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ये जो दिया है इसको चेंज नहीं करना है, आपको गुना कर सकते हैं इसके पीछे आगे, ये कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है जो दिया है इसको चेंज नहीं करना है। समझ गए, कोई भी परिवर्तन अलाउ नहीं है। समझ में आ गया। अब दूसरा चरण क्या कहता है समझिए, चरण 2 को समझिए पर बच्चों। इसमें क्या करना है कि समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट करना है। क्या करना है, समीकरण में जितने भी उपस्थित तत्व हैं उस सभी को जो है परमाणु संख्या को नोट करना है। अब देखिए यहाँ तत्व होगा, ये तत्व हो गया, और अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या मतलब तीर के जो है बाईं साइड यानी LHS, और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या मतलब RHS। तो सभी में क्या करना है, सभी तत्व के परमाणुओं को संख्या को लिखना है। तो वहां जो है क्या था, यहां से अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ समीकरण क्या था, देखिए प्यारे बच्चों ये समीकरण था, इसको हम लोग को जो है संतुलित करना था। इसमें अब परमाणुओं की संख्या को आपको लिखना है। देखिए Fe था प्लस H2O, और ये तीर का साइन है Fe3O4 प्लस H2 है। क्लियर है। अब यहां से देखिए Fe को जो है LHS मतलब ये अभिकारक है, ये LHS हो गया, ये क्या हो गया LHS हो गया, और ये क्या हो गया RHS हो गया। ये अभिकारक है, ये क्या है उत्पाद है। अब यहाँ Fe का कितना संख्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ भी नहीं है तो मान लीजिए 1 छिपा है, तो मतलब Fe 1 हो गया। और बराबर दाईं साइड देखेंगे तो Fe का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, Fe3 है, यहाँ 3 Fe का मान 3 दिया है तो 3 लिख देंगे। क्लियर है। इसी तरह देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और इधर देखिएगा तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 दिया है। क्लियर है। इसी तरह देखिएगा अब ऑक्सीजन एक बच गया, ऑक्सीजन यहाँ कितना दिया है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 है। यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो 4 है, लिख देना है। चरण 2 क्लियर हो गया। चरण 2 में क्या करना था, तो समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के जो है परमाणुओं की संख्या को नोट करना था। क्लियर है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ जो है चरण 3 इसके बाद क्या कह रहा है, देखिए आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, लेकिन प्यारे बच्चों मैं समझाने के लिए आपको चरणबद्ध बता रहा हूँ। एक बार आप समझ जाइएगा तो एक ही बार में आप जो है पूरा रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब चरण 3 कह रहा है कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक हो या फिर उत्पाद हो कि साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। इसका कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए यहां जो हमने लिखा है इसमें सबसे अधिक कौन है, यहाँ ऑक्सीजन देखिएगा, यहाँ उत्पाद के रूप में जो है ये 4 दिया है, सबसे अधिक इसका है, तो सबसे पहले इसी को हम लोग संतुलित करेंगे। उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन जो 4 दिया है, मतलब ऑक्सीजन को सबसे पहले हम लोग संतुलित करेंगे। अब देखिए यहाँ जो है ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 4, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ क्या है ऑक्सीजन 2, तो यहाँ जो है ऑटोमेटिक हम लोग 4 लगाएंगे। 4 से गुना करेंगे मतलब यहाँ H2 में भी 4 से गुना होगा और ऑक्सीजन में भी 4 से गुना होगा, तो यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया 8, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो सबसे अधिक वाले को पहले हम लोग संतुलित कर लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, चरण 4 कह रहा है कि सभी तत्वों के परमाणुओं को जो है चरण 3 की भांति जो है संतुलित करना है। मतलब पहले जो सबसे अधिक 4 है तो 4 वाला को कर लेंगे, 4 ऑक्सीजन का था तो ये संतुलित हो गया। अब इसके बाद क्या है, तो देखिए अब इसके बाद अब जो है 4 के बाद 3 है, 2 है, इस तरह से घटते क्रम में करना है। अब 3 किसका मान है, तो Fe का, तो Fe यहाँ देखिएगा तो यहाँ जो है 1 दिया है, Fe यहाँ 3 दिया है, इसका मतलब यहाँ जो है Fe में जो है यहाँ 3 लगेगा। क्लियर है, यहाँ 3 लगेगा तभी ना, Fe इधर भी 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया। अब यहाँ इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 यहाँ है, 2 है, अब हाइड्रोजन के बराबर करेंगे। हाइड्रोजन अब यहाँ देखिए सभी में गुना होता है, 4 में जो है H2 तो ऑलरेडी हाइड्रोजन 2 गो था, 4 से गुना कर दिया तो 8 गो हो गया, तो 8 गो हाइड्रोजन, यहाँ दाईं साइड देखेगा तो यहाँ 2 ही है, इसका मतलब यहाँ भी 4 लगेगा। अब जो है जाकर यह जो है यहाँ देखिएगा तो हाइड्रोजन 8 गो हो गया, तो हाइड्रोजन 4 दूनी 8 गो हो गया। अब यहाँ देखिएगा तो Fe जो है 3 गो है, तो Fe यहाँ भी 3 गो हो गया। ऑक्सीजन देखिएगा तो यहाँ 4 गो है, ऑक्सीजन यहाँ भी 4 गो, मतलब क्या हुआ कंप्लीट ये जो है संतुलित हो गया। अब देखिए यहाँ जो है यही लिख दिए हैं 3Fe प्लस 4H2O, ये जो है Fe3O4
प्लस 4H2, ये जो है कंप्लीट संतुलित हो गया। अब देखिए चरण जो है इसके बाद क्या करेंगे, सभी तत्व के परमाणु की संख्या ये दोनों तरफ जो है क्या हो गया, समान हो गया। अब करेंगे चरण 5, कह रहा है कि अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना है। भौतिक अवस्था क्या होता है, तो देखिए ठोस को हम लोग S से डिनोट करेंगे, सॉलिड होता है इसका, तो सॉलिड मतलब S से डिनोट करेंगे। इसी तरह द्रव का प्रतीक क्या हो जाएगा, L, द्रव का प्रतीक L लिखेंगे, और गैसीय अवस्था है इसका मतलब G लिखेंगे, और जलीय विलयन है इसका मतलब AQ लिखेंगे, एक्वाटिक। क्लियर है, समझ में आ गया। ठोस को S लिखेंगे, द्रव को L लिखेंगे, गैसीय अवस्था को G लिखेंगे, और जलीय विलयन को क्या हम लोग लिखेंगे, AQ लिखेंगे। समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे हम लोग चलेंगे। अब देखिए यहां जो है डायरेक्ट इस तरह से आप लिख सकते थे, ये कंप्लीट ये जो है पूरा बैलेंस हो गया। यहां जो है ये Fe मतलब लोहा क्या होता है, तो ये ठोस होता है, ठोस को हम लोग S से लिखेंगे, तो 3Fe प्लस 4H2 है। H2O क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये जो है लिक्विड होगा, मतलब L होगा, यहाँ L हो जाएगा 4H2O। इस तरह से Fe3O4 ये क्या है, ये भी ठोस है, तो मतलब S लिखेंगे, और यहाँ H2 गैस है मतलब G लिखेंगे। ये कंप्लीट जो है पूरा बैलेंस हो गया। अब देखिए बच्चों मैं चरणबद्ध जिस तरह से आपको बता रहा था, अब आप एक बार समझ गए होइएगा, तो क्या करना है एक ही बातों में समझिए। मान लीजिए जिसको बैलेंस करना है, सबसे पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद जो है अभिकारकों की परमाणु संख्या मतलब LHS में मतलब तीर के बाईं साइड, और RHS में मतलब उत्पाद में परमाणु की संख्या को लिख लेना है। सबसे अधिक वाला को पहले हम लोग बैलेंस करेंगे गुना करके, उसके बाद करेंगे इसी तरह से सबसे बड़ा वाला उसके छोटे इस तरह से घटते क्रम में करते जाएंगे। और लास्ट में जो है अवस्था में अगर कुछ भी हो, जैसे सॉलिड को S और द्रव को L, इसी तरह गैसीय अवस्था को G लिख के आप बैलेंस बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हैं। तो समझ में आ गया रासायनिक समीकरण को किस तरह से हम लोग जो है संतुलित करते हैं। आगे अब देखिए कभी कभी क्या होता है, चरण 6 को भी यूज करना पड़ेगा। क्या कहता है चरण 6, कुछ मतलब आवश्यक परिस्थितियां होता है, जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। ये भी कभी कभी यूज पड़ेगा, आगे हम लोग समझा देंगे। अब चलिए बच्चों इसके बाद जो है अब आपको जो है समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है आप कितने प्रकार के होते हैं सभी को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला ये प्रकार है कि संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया आखिर होता क्या है समझिए, सबसे आसान भाषा में कह रहा है इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, मतलब एक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ए जो है ए और बी ये दो अभिकारक है, ये दो अभिकारक मिलके जो है एक सी जो है उत्पाद के रूप में बना दिया, इसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आ गया, दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाता है, ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। समझ में आ रहा है। अब चलिए इसका उदाहरण हम लोग समझते हैं। अब देखिए सबसे पहला इसका उदाहरण है कि कोयले का दहन। कोयले का दहन आपसे पूछा जाएगा, बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण। तो सबसे पहले कोयले का दहन, इसको हम समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो कार्बन जो है क्या है, सॉलिड है मतलब S लिखेंगे, प्लस O2 ऑक्सीजन गैस है तो G लिखेंगे, ये तीर ये मिल के क्या बनाता है CO2G। इसको याद रखिएगा, कोयले का दहन का ये समीकरण है। और यह समीकरण क्या दर्शाता है, ये संयोजन अभिक्रिया को दर्शाता है। कैसे, तो यहाँ देखिए दो जो है अभिकारक है, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके क्या बना दिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। उत्पाद एक है और अभिकारक दो है, तो ये अभिक्रिया क्या कहेंगे हम लोग, इसको संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे जो है इसका दूसरा एग्जाम्पल समझिए, जल का निर्माण। जल का निर्माण भी एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। कैसे, देखिए H2 जो है, H2 ये गैस है प्लस O2 ये गैस है, ये दोनों मिलके क्या बनाता है, जल बनाता है, H2O बनाता है। तो ये देखिए दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसी तरह एग्जाम्पल 3 भी देखिएगा, तो CaO ये ठोस अवस्था में है, इसे हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसको जब जल के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो ये जो है बुझा हुआ चूना बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, और ये जलीय विलयन में होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए पूरा जो है संयोजन अभिक्रिया आप समझ गए। इसके बाद जो है देखिए इसी में एक टर्म यूज होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि आखिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। तो समझिए जिन अभिक्रियाओं में
उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब उष्मा का भी निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब उष्मा निकलता है, तो उसे क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। समझ में आ गया। अब देखिए जो है इसका भी आप उदाहरण समझिए। सबसे पहला है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन आपसे पूछा जाएगा क्या है पर बच्चों, किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। समझिए इसका समीकरण CH4 मतलब क्या हुआ, मीथेन, ये गैसीय अवस्था में है, प्लस ऑक्सीजन O2 ये गैसीय अवस्था में है। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैसीय अवस्था, प्लस 2H2O मतलब जल, ये भी, और प्लस उष्मा। देखिए जहां प्लस उष्मा है इसका मतलब हुआ ये क्या हो गया, ये जो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी तरह इसका श्वसन भी एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका भी समीकरण देख लीजिए, C6H12O6 ये जलीय अवस्था में है, प्लस CO6O2 ये मिलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और उष्मा ये निकलता है। तो ये भी उष्माक्षेपी का उदाहरण हो गया। अब इसका दूसरा जो है रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चों वियोजन अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं, इस अभिक्रिया में जो है एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए वियोजन अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया का जस्ट विपरीत है, मतलब उसका उल्टा है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता था। यहां क्या होगा, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक जो है टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, इसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ लीजिए ए जो है अभिकारक है, यह टूटकर B+C मतलब दो जो है क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। B+C ये क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया। चलिए इसके आगे हम लोग जो है उदाहरण से समझते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ वियोजन भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे उष्मीय वियोजन। आपसे उष्मीय वियोजन पूछेगा, उष्मीय वियोजन का परिभाषा तो क्या होता है, उष्मा द्वारा किया गया वियोजन उष्मीय वियोजन कहलाता है। उष्मीय वियोजन का उदाहरण आप समझिए, यहाँ देखिए FeSO4 2, देखिए सभी बैलेंस यहाँ समीकरण है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ जो है ये फेरस सल्फेट है, इसको उष्मा से जो है वियोजन करेंगे ये किसमें टूट जाएगा, ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर SO3 ये सभी टूट जाएगा। यहाँ ये फेरस सल्फेट हरा रंग का होता है, और जब ये जो है टूटेगा तो ये फेरिक ऑक्साइड किस रंग में बदल जाएगा, भूरा लाल रंग में बदल जाएगा। क्लियर है, इस समीकरण को याद रखिएगा। ये जो है उष्मीय वियोजन का ये उदाहरण हो गया। इसी तरह जो है वैद्युत वियोजन आगे होता है, इसका भी दूसरा एग्जाम्पल है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना पत्थर है, इसको उष्मा के द्वारा जब वियोजन करवाएंगे मतलब तोड़ेंगे इसको, तो किस में बदलेगा, ये बिना बुझा हुआ चूना CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ये भी जो है उष्मीय वियोजन का उदाहरण है। आगे वैद्युत वियोजन जो है हम लोग समझेंगे। अब वैद्युत के द्वारा जो है वियोजन किस तरह से होता है इसको समझिए। देखिए वैद्युत वियोजन बोलेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाले वियोजन जो है वैद्युत वियोजन कहलाता है। जब विद्युत धारा का उपयोग करके जो है हम लोग जो है वियोजन करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, हम लोग वैद्युत वियोजन बोलेंगे। इसका उदाहरण समझिए, ये H2O है, ये लिक्विड अवस्था में है मतलब द्रव अवस्था में है, इसको विद्युत धारा जब इसमें प्रवाहित करेंगे तो ये H2 और O2 में ये बदल जाएगा। तो यहां भी देखिएगा तो ये वैद्युत वियोजन हो गया। अब आगे जो है एक और वियोजन होता है प्रकाशीय वियोजन। देखिए यहां जो है वियोजन अभिक्रिया कितने तरह के थे, एक उष्मीय वियोजन थे, एक वैद्युत वियोजन थे, और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। अब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब वियोजन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन बोलेंगे। इसका उदाहरण दो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है पर बच्चों, इसको आपको याद रखना है। क्या है, 2AgCl, ये जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब इसका वियोजन होगा तो ये Ag और Cl2 में टूट जाएगा। सभी समीकरणों को याद कर लीजिए, लिखते चलिए। इसी तरह AgBr को भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे, वियोजन करेंगे, तो ये जो है Ag और Br2 में टूट जाएगा। अब देखिए ये दोनों जो है ये जो है वियोजन अभिक्रिया को हम लोग जो है किस में यूज करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। इस अभिक्रिया का जो है उपयोग हम लोग कहां करते हैं, तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। स्टार लगा लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है, ये आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। क्लियर है। अब उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। तो जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे बोलेंगे बच्चों, आसान भाषा में समझिए कि जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, जो अभिकारक हम लोग यहाँ जो है तोड़ रहे थे, इसको जो है तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसे हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब, और जितना उदाहरण हमने समझाया है उसमें वियोजन का यहाँ से, या फिर वैद्युत वियोजन का, या फिर
प्रकाशीय वियोजन, ये सभी जो है क्या हो जाएगा, ये सभी उदाहरण जो है आपको ऊष्माशोषी अभिक्रिया का हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, काफी महत्वपूर्ण ये भी टॉपिक था। अब आगे इसका तीसरा जो है प्रकार क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया। आखिर विस्थापन अभिक्रिया हम लोग किसे बोलते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, बार बार आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व जो है अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया किसे बोलेंगे, तो यह अभिक्रिया जो है अधिक क्रियाशील तत्व जो है अपने से कम क्रियाशील तत्व को जो है उसको जो वह जो है उसके यौगिक से उसे विस्थापित कर देता है, यानी उससे जो है अलग कर देता है, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल से समझिए, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से समझा देता हूं। अब देखिए यहाँ Fe है प्लस CuSO4 है। अब यहां से देखिएगा Fe जो है Cu से, ये Cu से अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये Fe जब इस दोनों को अभिक्रिया करवाएंगे तो Fe क्या करेगा, Cu को जो है SO4 के साथ, ये यौगिक में है तो Cu को इसको अलग कर देगा और ये अपने SO4 को अपने साथ मिला लेगा। क्यों मिला लिया, क्योंकि Fe जो है ये अधिक अभिक्रियाशील है Cu से, तो इसलिए जो है Fe जो है SO4 के साथ मिल गया और Cu को क्या कर दिया, अलग कर दिया। इसका मतलब हुआ लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, ये जो है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। समझ में आ गया, Fe जो है Cu को अलग कर देगा और SO4 को अपने साथ मिला लेगा। तो ये देखिए तीर के साइड वही किया, FeSO4 बनाया और Cu को क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। इसका मतलब लोहा जो है यहाँ कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व था और ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे और हम लोग समझते हैं। इसका दूसरा उदाहरण समझिए, ये जो है Zn है प्लस CuSO4 है। अब यहां भी देखिएगा तो Zn मतलब जिंक हुआ, जिंक क्या करेगा, कॉपर को SO4 से अलग कर देगा, ये यौगिक के साथ है। क्यों करेगा, क्योंकि जिंक जो है Cu मतलब कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए Zn यहां से अलग करेगा और SO4 को अपने में मिला लेगा, तो ZnSO4 बन गया और Cu को अलग कर दिया। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, ये भी जो है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अब आपको जो है जिस तरह से समीकरण लिखा रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये विस्थापन अभिक्रिया क्यों है। क्लियर है। अब आगे हम लोग बात करेंगे द्वि विस्थापन अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया के चौथे प्रकार में। अब देखिए ये जो है द्वि विस्थापन अभिक्रिया है, कह रहा है कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, उत्पादों का निर्माण होता है। कैसे होता है, तो दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। मतलब इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण जो होता है वो दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इसका उदाहरण समझिए, यहाँ देखिए Na2SO4 और प्लस BaCl2, ये दो क्या है, ये जो है अभी यौगिक है। अब इसके आयनों के आदान प्रदान से क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस 2 NaCl। तो यहाँ देखिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, तो बेरियम क्लोराइड। ये मिलके जो जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बना दिया, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। समझ में आ गया। अब ये जो है यहाँ देखिए Na प्लस होता है और SO2 माइनस होता है, तो इसका जो अब प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा। यहाँ भी जो है ये Ba जो है ये प्लस में होता है, ये Cl2 माइनस में होता है, ये प्लस ये माइनस में। तो आयनों का आदान प्रदान किस तरह से करेगा, तो Na जो है Cl के साथ मिल जाएगा, प्लस वाला माइनस के साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा, NaCl बना लिया। अब SO2 जो है Ba के साथ जाएगा, प्लस वाला माइनस के साथ जाता है, यहाँ देखिए प्लस वाला यहाँ भी माइनस के साथ, तो Ba जो है SO4 बना लेगा, ये आयनों का आदान प्रदान कर रहा है, और NaCl जो है अलग बना लेगा। समझ में आ गया। इस तरह से जो है इस तरह से आयनों का आदान प्रदान होता है और इसे ही द्वि विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ जो है क्या किया है, इसको समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 के जो है सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं। द्वि विस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपन अभिक्रिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो है ये अवक्षेप जो है श्वेत अवक्षेप अविलेय अवक्षेप का निर्माण करता है। क्लियर है। यहाँ देखिएगा तो BaSO4 जो है ये क्या है, ये जो है श्वेत अविलेय अवक्षेप है। इसका निर्माण कौन किया, तो ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया में जो है ये दोनों अभिक्रिया करके ये जो है श्वेत जो है अवक्षेप अविलेय जो है निर्माण इसका किया, ये जो है अवक्षेपन अभिक्रिया, इसलिए इसको बोला जाता है। क्लियर है। आगे इसका पांचवा जो है, पांचवा प्रकार है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। इसी को उपचयन को क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण बोला जाता है, और अपचयन को क्या बोला जाता है, अवकरण बोला जाता है। समझिए उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे बोलते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। और दूसरा पॉइंट है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, मतलब कमी होता है।
जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगा मतलब ऑक्सीजन बढ़ेगा और हाइड्रोजन घटेगा, इसका मतलब है वह जो है अपचयन अभिक्रिया है या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसका उदाहरण समझिए, देखिए उदाहरण है C+O2 CO2 बन गया। अब इसको हम किस तरह से जो है अपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे, समझिए। यहाँ उदाहरण देखिए, कार्बन है और ऑक्सीजन है। अब देखिए ये बना दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या किया, कार्बन को यहाँ देखिएगा, कार्बन अकेले था और ऑक्सीजन इसमें बढ़ गया, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जाके ये मिल गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन का जो है, कार्बन अकेले था मिल गया मतलब ऑक्सीजन का तो वृद्धि हुआ, तो ऑक्सीजन की वृद्धि या फिर हाइड्रोजन का कमी होना क्या है, तो उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण है। तो ये जो है इसी तरह जो है दूसरा देखिएगा तो Cu+O2 है, ये क्या है 2Cu। यहाँ कॉपर देखिए अकेले था, इसमें जो है जब अभिक्रिया करवाए तो ऑक्सीजन इसमें बढ़ गया, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ मतलब क्या हो गया, ये उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण हो गया। इसी में कोनो अभिक्रिया में हाइड्रोजन जब घट जाएगा तो उसे भी जो है हम लोग उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। आगे हम लोग चलेंगे। देखिए यहाँ जो तीसरा ये एग्जाम्पल है, इसमें देखिएगा तो CuO+H2O ये उष्मा है और Cu+H2O, इसका हम लोग आगे इस एग्जाम्पल को समझेंगे। इसमें जो है क्या है, उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार का ये अभिक्रिया है, इसको आगे हम लोग समझ लेंगे। देखिए आगे, अब देखिए अपचयन या अवकरण अभिक्रिया किसे बोलते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसका जस्ट उल्टा है। उपचयन में क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन का जो है वृद्धि हो रहा था और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था। तो अपचयन में या अवकरण में क्या होगा, इसका उल्टा होगा कि इसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन का वृद्धि होगा, वही लिखा है। तो एग्जाम्पल समझ लीजिए, ZnO+C और क्या बना दिया, Zn+Cu। यहाँ देखिए ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड, ये इसका जो है कि क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो ये इसके साथ ऑक्सीजन था, जब ऑक्सीजन था तो जब अभिक्रिया हुआ तो इसके साथ ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हट गया तो Zn अकेला बच गया, C के साथ O मिल गया। इसका मतलब ये क्या गया, अपचयन अभिक्रिया हो गया या अवकरण अभिक्रिया। दोनों को जो है जब एक साथ अभिक्रिया होता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसको किस तरह से समझेंगे, चलिए आगे हम लोग समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ देखिए बच्चों, ये उदाहरण हमने बताया था, आगे इसको समझाएंगे। यहाँ देखिए CuO+H2, इसमें उष्मा जो है, उष्मा के साथ, उष्मा की उपस्थिति में जब इसका अभिक्रिया हुआ तो Cu+H2O बन गया। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ देखिए हाइड्रोजन, यहाँ जो है H2 जो है, H2 यहाँ था अकेला, जब अभिक्रिया CuO के साथ हुआ तो यहाँ H2O हो गया, मतलब ऑक्सीजन का जो है यहाँ वृद्धि हो गया, मतलब ऑक्सीजन बढ़ गया। तो कौन अभिक्रिया हो जाएगा, उपचयन या ऑक्सीकरण। जहां ऑक्सीजन बढ़ गया या हाइड्रोजन घट गया तो वहां उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ देखिए, जब यहाँ कॉपर ऑक्साइड था CuO, जब इसको अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ किए तो यहाँ कॉपर अकेला रह गया, मतलब यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन का जो है ह्रास हो गया। ऑक्सीजन का ह्रास होना मतलब ऑक्सीजन का कमी हो गया, तो ये क्या कौन अभिक्रिया है, तो अपचयन अभिक्रिया है। क्लियर है, तो ये दोनों प्रकार का इसमें अभिक्रिया है। इसे हम लोग जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अवकरण या फिर अपचयन या फिर उपचयन दोनों एक साथ हो तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहां समझिए वही लिखा है कि इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड, यहां देखिए कॉपर ऑक्साइड है, इस कॉपर ऑक्साइड का किसमें, कॉपर में जो है अपचयित हो गया। इसी तरह हाइड्रोजन उपचयित हो गया, होकर जल बना लिया। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ हो रहे थे, इसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आ गया रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए दैनिक जीवन में जो है उपचयन अभिक्रियाओं का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत इफेक्ट पड़ता है। उसको समझते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला है संक्षारण। ये क्या है, उपचयन अभिक्रियाओं का ये प्रभाव है। सबसे पहला संक्षारण। संक्षारण क्या होता है प्यारे बच्चों, तो जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल या फिर इसके अलावा आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, इसे ही संक्षारण कहते हैं। संक्षारण किसे बोलेंगे, जब कोई धातु जो है आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उस धातु की जो है क्या होती है, ऊपरी परत कमजोर हो जाती है और उसमें जंग लग जाती है, इसे ही संक्षारण कहते हैं। उदाहरण समझिए, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। या फिर चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, यह भी संक्षारण का अभिक्रिया है। या तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, यह भी संक्षारण का उदाहरण है। अब देखिए संक्षारण का यह उदाहरण है। अब संक्षारण को किस तरह से जो है, संक्षारण से वस्तुओं को किस तरह से बचाया जा सकता है, इसको समझिए। संक्षारण को बचाने का सबसे तरीका है यशद लेपन विधि, मतलब यशद लेपन करके, विद्युत लेपन करके और पेंट करके जो है संक्षारण को धातुओं से बचाया जा सकता है।
याद रखिएगा, यशद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। नोट में आपको इसको लिख लेना है। आगे देखिए दूसरा टॉपिक है विकृत गंधिता। आखिर ये विकृत गंधिता होता क्या है, इसको समझते हैं। वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में जब आता है, आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, विकृत गंधिता कहते हैं। कहने का मतलब हुआ वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ, जैसे पकोड़ा होता है, पराठा होता है, ये सब जो है जब इसको वायु के संपर्क में जब हम लाते हैं तो ये क्या होता है, उपचयित हो जाता है, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और ये इसमें जो है इसके कारण होने, उपचयित होने के कारण जो है इसके स्वाद और गंध में जो है परिवर्तन हो जाता है और इसे जो है इसे ही हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। तो विकृत गंधिता को रोकने के क्या उपाय है, तो सबसे पहले जो है प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, मतलब जो है ऑक्सीकारक जो पदार्थ है उसका प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करेंगे तो ये विकृत गंधिता रुक जाएगा। दूसरा है वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, मतलब जिसमें जो है वायुरोधी बर्तन मतलब क्या हुआ, जो बर्तन जो है वायु के संपर्क में आने से कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है तो उसे हम लोग वायुरोधी बर्तन बोलते हैं। तो वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख करेंगे तो ये जो है विकृत गंधिता से बच सकता है। इसी तरह वायु के स्थान पर नाइट्रोजन को जो है, नाइट्रोजन गैस द्वारा भी जो है विकृत गंधिता को रोका जा सकता है। इसी तरह चौथा है शीतलन द्वारा भी विकृत गंधिता को रोका जा सकता है। देखिए बच्चों, इस चैप्टर का जो है एक एक पॉइंट को हमने पूरा डिस्कस कर दिया है और ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। एक ही वीडियो में आपका एक अध्याय समाप्त हो गया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पूरा समाप्त हो गया। तो आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है पर बच्चों यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इसी तरह का और भी वीडियो आप चाह रहे हैं कि आपको पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर आपको इसी तरह से सभी एक ही वीडियो में कवर करते जाएं सभी चैप्टर को, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखकर आप कहिएगा जी सर हमें चाहिए, इस तरह का सीरीज सभी को हमको पढ़ना है। आप कमेंट कर दीजिए और आपको जो है इस वीडियो को क्या करना है, दोस्तों में भी शेयर करना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं डालूं नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।